एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आ गए हैं हम आज एक न्यू वीडियो के साथ। हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। ये जो है ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ये चैप्टर 1 है द इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। जब ब्रिटिश आए थे, ठीक है, तो कैसा माहौल हो गया था, और जब ब्रिटिश नहीं थे तो उससे पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमने वो सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी हमने वो पढ़ लिया था। एग्रीकल्चर कैसा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ओके, एंड द फॉरेन ट्रेड कैसा था, ये सब हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। सो नाउ सेकंड वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था वो पढ़ेंगे, ठीक है, और एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ये 3 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की। डेमोग्राफिक कंडीशन समझाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे कि जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्ट इन 1881। हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था वो कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में कंडक्ट हुआ था। इट्स अ 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड सेकेंड इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड डिस्क्राइब इन 1921। दिस इज ऑल्सो 1 मार्क्स, ओके। जो हमारा ग्रेट ईयर डिवाइड था वो 1921 का था। एंड द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881, ओके। तो मैं आपको ये बताऊँगा, आप सोच रहे होंगे कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्या था। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था बिफोर 1921 से पहले द इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद अ वेरी हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। मतलब जो वहाँ पे डेथ रेट थे, मरने की संख्या जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और जो वहाँ पे बर्थ रेट था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में ये बात होती है फर्स्ट स्टेज की, ठीक है। पर जो सेकेंड स्टेज आता है, द स्टेज ऑफ अ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स India's population never declined and record to constant rise due to the reason 1921 is called a great year। 1921 से पहले जो मरने की संख्या थी एंड द बर्थ रेट एंड डेथ रेट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बट 1920 के ऑनवर्ड उसके बाद जो थी वो एक मैक्सिमम हो गई थी। बर्थ रेट एंड हाई रेट मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ज़्यादा फ़र्क 0.5 का ज़्यादातर फ़र्क था, बस 0.5 का फ़र्क था, इतना था, ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, देखो, जो 1900 से 1911 वो था 5.9%, 1911 से 1921 5.5, ठीक है, और 1921 से 31 इज़ 11%। तो आप देख रहे हो ना कि ये तो पहले घटा 0.5, फिर ये बढ़ गया, फिर ऐसे ही जो आगे था वो 13.5 हुआ, फिर 14.5 हुआ, एक्सेट्रा। मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, कुछ थोड़ा सा ही फ़र्क था इन ऑनवर्ड्स 1921। क्लियर है, ओके। तो अब हम इसके कुछ रीजंस पढ़ लेते हैं। द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि क्या क्या उसने जो डेमोग्राफिक कंडीशन था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स, उसने क्या क्या पॉइंट डिस्क्राइब करे थे, ओके। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ रूल्स, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं इसके रूल्स कुछ। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मैंने आपको बताया कि जो बर्थ रेट थे वो भी बढ़ रहे थे, और जो बर्थ रेट वो भी बढ़ रहे थे, और डेथ रेट वो भी बढ़ रहे थे। लो लिटरेसी रेट क्या था, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, जो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। द ओवर लिटरेसी लेवल वॉज दैन 16%। कितनी, 16%
क्या था, द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%, ठीक है। आउट ऑफ दीज द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज द नेबलिंग लो ऑफ अबाउट 7%, ठीक है। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। हाई इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी रेट, ओके। इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी दैट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेक्ट ड्यूरिंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 100 लिव बर्थ इन अ ईयर। कितना, 1000 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर, मतलब 1 साल में 1000 जो बर्थ रेट थी वो पर ईयर बढ़ रही थी, ठीक है। और अबाउट 218 पर 1000 इन कॉन्स्ट्रक्ट टू द इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी रेट 44% 1000 इन 211, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट है लो लिटरेसी एक्सपेक्टेंसी। जो वहाँ पे लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम थी, लो थी। जहाँ पहले लोग अभी 68 जीते थे वहाँ 44 ही जी पाते थे, ठीक है। और 6 पॉइंट आता है विड्स पर पॉवर्टी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है। गरीबी क्यों थी, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब पूरा चेंज कर दिया था, बोल दिया था कि तुम कैश क्रॉप उगाओगे, कॉटन जूट ये सब उगाओगे, ठीक है। क्योंकि उनमें उनका रॉ मटेरियल उनका फ़ायदा दिख रहा था। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर दी थी, ठीक है, जो डिक्लाइन करी थी वो क्या थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। या आपको याद रखना है कि जो हमारी कौन सी इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी हो गई थी। तो आई होप आपको ये डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके, क्लियर। सो अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या था, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे सेक्टर्स थे वो 3 सेक्टर्स थे। कितने थे, 3 सेक्टर्स। फर्स्ट था, ऐसे हम उसका एक फ्लो चार्ट सा बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट था प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी, ठीक है। ये हमारे 3 सेक्टर्स थे हमारी इकोनॉमी में। तो अब जो था वो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या होता था, प्राइमरी सेक्टर्स में एक रिसोर्सेज आते थे, यानी इस रिसोर्सेज कैसे, रिसोर्सेज आ गए, माइनिंग आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब रिसोर्सेज आते थे। सेकेंडरी में आ जाता था इंडस्ट्रीज़ आ जाता था, क्या आ जाता था, इंडस्ट्रीज़ आ जाती थी सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। जैसे फर्म्स आ गई, एक कंपनी आ गई, और शुगर कैन इनटू शुगर कन्वर्टिंग, ठीक है, मतलब शुगर को हम शुगर से हमने शुगर कैन से हमने शुगर बनाया, तो ये हमारी इंडस्ट्री आ गई, कंपनी आ गई, ठीक है। और जो टर्शरी सेक्टर होता था वो किस लिए होता था, सर्विसेज के लिए। किसके लिए होता था, सर्विस के लिए। ये प्राइमरी होता था रिसोर्सेज, सेकेंडरी होता था इंडस्ट्री एंड थर्ड टर्शरी होता था सर्विसेज के लिए, ठीक है, इतना क्लियर। तो वहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था कि जो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर था, कौन सा, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर था वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स था वहाँ, मतलब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स था, ठीक है। मतलब 72% जो लोग थे, कितने, 72% बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के थे। एंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में कितने लोग थे, 10% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, कितनी थी, 72%, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में 10 एंड 18% थी, ठीक है। अब इसमें एक लाइन आ रही है कि हाउ एवर ड्यूरिंग द सेम टाइम they had been an increase in the share of workforce in agriculture in state Odisha, which state, Odisha, राजस्थान एंड पंजाब। यहाँ से हमारा जो एग्रीकल्चर था
ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज ऑफ शेयर हो रहा था एग्रीकल्चर। ये मतलब एक एग्रीकल्चर स्टेट्स थे ये 3, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, आई होप ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया था। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर की बात की गई है कि कौन सा किस में था, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में कितने थे, और कौन कौन से स्टेट थे जहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था जो हमारा एग्रीकल्चर था, जो हमारा वर्क फोर्स था एग्रीकल्चर का, वो कहाँ कहाँ से इंक्रीज़ हो रहा था इन 3 स्टेट से। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वहाँ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो वो कैसा था, क्या क्या था। अब देखो, ये नहीं है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिर्फ हमारे साथ कुछ बुरा ही किया, हमेशा हमें नेगेटिव ही इम्पेक्ट दिया, उन्होंने हमें कुछ अच्छा भी दिया है, जिसकी वजह से आज जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश की वजह से ही हमारे पास है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट आता है रोड्स। जो हमें ब्रिटिश ने हमें क्या दिया था, रोड्स दिया। ठीक है, तो उन्होंने रोड्स बनाई थी वहाँ पे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, ब्रिटिश ने रोड्स बनाई थी हमारे पास। ठीक है, और सेकंड आता है रेलवेज़, एंड उन्होंने हमें रेलवेज़ दी। ठीक है, उन्होंने मतलब हाँ ये है कि उन्होंने अपने काम के लिए ही बनाई थी, उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, इसीलिए उन्होंने रोड्स बनाई और रेलवेज़ बनाया। हाँ ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने पूरे देश में बनाया या पूरे इंडिया में बनाया, उन्होंने कुछ ही जगह पे बनाया था जहाँ पे उनका सप्लाई होता है उससे रिलेटेड ही। तो इसमें 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रेन फॉर बॉम्बे टू थाने। सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? फर्स्ट रेलवे ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रेन थी वो चली थी बॉम्बे टू थाने, और बॉम्बे से थाने एटलीस्ट 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है। ओके, और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। ये आ गया 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल गया। फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? बॉम्बे टू ठाणे। कितना था? 34 किलोमीटर। कब चलाई थी? 16 अप्रैल 1853 चलाई थी। ओके, अब थर्ड आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या आता है? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी बनाया उन्होंने हमारे। ठीक है, उन्होंने एक तो हमारा रोड्स बनाया, रेलवेज बनाया, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाए। ठीक है, और फोर्थ बनाया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में तो। ठीक है, जैसे टेलीग्राफ्स बनाए, टेलीफोन्स बनाए, जिसकी वजह से आज हम कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से साथ, तो वो कम्युनिकेशन की वजह से ही हो पाते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये जो 4 थे ये ब्रिटिश ने बनवाए, और इसकी वजह से आज हमारे पास ये चीज़ है। अगर ब्रिटिश नहीं बनाते, चाहे उन्होंने अपने काम के लिए बनाए, हाँ माना उन्होंने अपने सप्लाई के लिए बनाए, अपने ज़रूरत के लिए ही बनाए, अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए, बट अगर उन्होंने नहीं बनाते तो आज हमारे पास ये नहीं होते। ये चारों चीज़ ब्रिटिश की देन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब बहुत मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, क्योंकि ये कुछ ब्रिटिश के बारे में था। ओके, और जो इस चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे वो मैं बहुत जल्दी वीडियो में लाऊंगी। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट, शेयर, और सबके पास शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, और बहुत जल्दी 1 मार्क्स की वीडियो भी आएगी। So thank you for watching. Bye bye and take care. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker